गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैराथन क्लास में हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने टोटल 5 चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया। आज हम बहुत सारे और चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं और आज की बैटिंग हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर लेबर कॉस्ट से। लेबर कॉस्ट का चैप्टर एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। लेबर कॉस्ट में हमें टोटल 4 टॉपिक दे रखे। फर्स्ट टॉपिक का नाम है लेबर टर्नओवर। सेकंड टॉपिक का नाम है मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। थर्ड टॉपिक का नाम है आइडल टाइम। फोर्थ टॉपिक ओवर टाइम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, विच इज लेबर टर्नओवर। एक फैक्ट्री में जहां बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, जनरली ऐसा होता है कि उसमें से कुछ वर्कर फैक्ट्री छोड़कर जाते हैं, हमें वापस नए वर्कर रखने होते हैं। फिर कुछ छोड़ के जाते हैं, हमें वापस से उनकी जगह पर नए वर्कर रखने होते हैं। ये जो सिचुएशन है, हम इस सिचुएशन को लेबर टर्नओवर कहते हैं। लेबर टर्नओवर जितना ज़्यादा होता है वो बिजनेस के लिए उतना ही नेगेटिव है। वर्कर अगर बार बार छोड़कर जाएंगे, नए नए वर्कर को हमें रखना पड़ेगा, तो इससे हमारी वर्किंग डिस्टर्ब होती है और जब हमारी वर्किंग डिस्टर्ब होगी तो उसका नुकसान होगा कि हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होने से हमारी सेल्स कम हो जाएगी और सेल्स कम होने से हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। लेबर टर्नओवर के इस टॉपिक में हमें टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करना होता है और सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें लेबर टर्नओवर से हमें कितना नुकसान हुआ ये कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं और लेबर टर्नओवर के परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल 3 मेथड दे रखे हैं। लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है सेपरेशन रेट मेथड। सेपरेशन रेट मेथड, इसमें लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड मेथड होता है रिप्लेसमेंट रेट मेथड। रिप्लेसमेंट रेट मेथड, इसमें लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा मेथड होता है फ्लक्स रेट मेथड। फ्लक्स रेट मेथड, इसमें लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है
number of workers separated plus number of workers recruited divided by average number of worker multiply by 100। ये नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड, इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, और एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन। एक फैक्ट्री में नए वर्कर को अपॉइंट किया जाता है, नए वर्कर को रिक्रूट किया जाता है। क्या पर्पस होता है? एक फैक्ट्री में नए वर्कर को रिक्रूट करने के पीछे दो पर्पस हो सकते हैं। पहला, रिप्लेसमेंट। अगर हमारे यहाँ पर एग्जिस्टिंग में कुछ वर्कर हैं और वो हमारी फैक्ट्री छोड़कर चले गए, तो हमने उनकी जगह पर नए वर्कर रखे, इट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। और दूसरा पर्पस होता है, अगर हमने फैक्ट्री का एक्सपांशन किया है, बिजनेस का एक्सपांशन किया है, तो हमने बिजनेस के एक्सपांशन के कारण नए वर्कर का रिक्रूटमेंट किया है। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन, इन दोनों को ऐड करने से क्या आता है? नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड आता है। ठीक है। इसके बाद में एक और कैलकुलेशन, वो है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ा ही सिंपल है। ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय 2, इट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। एक और कैलकुलेशन जो इसमें काम आ सकती है वो भी नोट कर लेते हैं। ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर हम इसमें ऐड करें नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड, हमने जितने भी वर्कर रिक्रूट किए उसको ऐड करो, और अगर इसमें से माइनस करें नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, जितने भी हमारे वर्कर सेपरेट हो गए वो अगर हम माइनस करें तो इसका रिजल्ट आता है क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर। क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर मतलब हमारी फैक्ट्री में ओपनिंग में कितने वर्कर्स थे, उसमें ऐड करेंगे जितने वर्कर हमने रिक्रूट किए, उसमें से लेस करेंगे जितने वर्कर हमारी फैक्ट्री से सेपरेट हो गए, एंड द रिजल्ट इज क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर। मान लो क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इन चार में से कोई भी 3 डिटेल हमें पता है, तो हम 4th डिटेल को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हो सकता है हमें ओपनिंग, रिक्रूट और सेपरेट की डिटेल पता हो, और क्वेश्चन में कहा जाए कि आप क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर निकालो, तो निकाल सकते हैं। या फिर हो सकता है हमें वर्कर रिक्रूटेड पता हो, सेपरेट पता हो, क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर पता हो, और हमें क्वेश्चन में कहा जाए आप ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर कैलकुलेट करो, तो हम उससे ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए ये कैलकुलेशन आपके काम में आ सकती है। ठीक है। तो 3 रेट होती है, सेपरेशन रेट, रिप्लेसमेंट रेट और फ्लक्स रेट। याद करने का भी फॉर्मूला बहुत इजी है। सेपरेशन रेट में नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100।
रिप्लेसमेंट रेट में नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। और फ्लक्स रेट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेपरेट प्लस रिक्रूटेड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, रिक्रूटेड का मतलब क्या होता है? रिप्लेस्ड प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपेंशन। इन दोनों की जो टोटल होती है वो होती है नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड। तो एक इसमें फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है जिसमें लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करना होता है। लेबर टर्नओवर में एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है कि हमें ये पता करना होता है कि लेबर टर्नओवर की वजह से हमें कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, हमें लेबर टर्नओवर की वजह से टोटल कितना नुकसान हुआ, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेबर टर्नओवर की वजह से हमारा प्रॉफिट कितना डिक्रीज हो गया या हमें कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एक तो नुकसान होता है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस। दूसरा नुकसान होता है जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट। तीसरा लॉस होता है रिक्रूटमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट। फोर्थ होता है प्लेसमेंट कॉस्ट, प्लेसमेंट कॉस्ट। फिफ्थ होता है ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट। ये अगर सारे ऐड कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि लेबर टर्नओवर की वजह से हमारे कितने प्रॉफिट का नुकसान हो गया। देखो, ये तो क्वेश्चन में ट्रेनिंग कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ होता है, प्लेसमेंट कॉस्ट भी डायरेक्टली दिया हुआ होता है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी डायरेक्टली दिया हुआ होता है, सेटलमेंट कॉस्ट भी डायरेक्टली दिया होता है। अपॉर्चुनिटी लॉस को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? लास्ट ईयर सेल्स, लास्ट ईयर की सेल्स हमें दी हुई होती है, इसमें डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर वर्किंग आवर्स, लास्ट ईयर के आवर्स, हमने लास्ट ईयर कितने घंटे काम किया, मल्टीप्लाई बाय आवर्स लॉस्ट, आवर्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर और मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लास्ट ईयर की सेल्स थी सपोज 1 करोड़ रुपीज। हमारी लास्ट ईयर की जो सेल्स थी, लास्ट ईयर सेल्स वो 1 करोड़ रुपीज थी। और लास्ट ईयर हमने कितने घंटे काम किया? लास्ट ईयर आवर्स, मान लो हमारे लास्ट ईयर की वर्किंग थी 5 लाख आवर्स, 5 लाख घंटे हमने काम किया। और लास्ट ईयर हमारी सेल्स कितनी थी? 1 करोड़। आवर्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। जब लेबर टर्नओवर होता है तो हमारी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है, और जब वर्किंग डिस्टर्ब होती है तो हमारे वर्किंग आवर्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। आवर्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर की वजह से हमारे 1 लाख घंटे की वर्किंग कम हो गई। मतलब अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हम 1 लाख घंटे और ज़्यादा काम कर सकते थे। ठीक है, हमारा प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो है 20%। अब हमें अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट करना है। तो लास्ट ईयर हमारी सेल्स कितनी थी? लास्ट ईयर हमारी सेल्स थी 1 करोड़। लास्ट ईयर हमारी वर्किंग कितनी थी? 5 लाख आवर्स। 5 लाख आवर्स हमने वर्किंग की और हमारी सेल्स 1 करोड़ रुपए थी। अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो 1 लाख आवर्स की वर्किंग और हो सकती थी। अगर 1 लाख की वर्किंग और होती, 1 लाख घंटे हम और ज़्यादा काम करते, तो उससे 20 लाख रुपए की सेल्स और हो सकती थी। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, हमारी सेल्स 20 लाख रुपए और हो सकती थी। और अगर सेल्स 20 लाख और होती तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है? 20%। 20 लाख का 20%, हम 4 लाख रुपए ज़्यादा कमा सकते थे। और वो क्यों नहीं कमा पाए? क्योंकि लेबर टर्नओवर हो गया। लेबर टर्नओवर की वजह से 1 लाख आवर्स हमारे लॉस हो गए। अगर 1 लाख आवर्स का लॉस नहीं होता
तो हम ज़्यादा काम करते, अगर 1 लाख घंटे ज़्यादा काम करते तो 20 लाख रुपए की सेल्स और होती, और अगर 20 लाख की सेल्स और होती तो 20 लाख का 20% 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता था। ये हो गया अपॉर्चुनिटी लॉस। उसके अलावा सेटलमेंट कॉस्ट लगी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट लगी, प्लेसमेंट कॉस्ट लगी और ट्रेनिंग कॉस्ट लगी, और ये सब मिलकर हमारा इतना प्रॉफिट डिक्रीज हो गया ड्यू टू लेबर टर्नओवर। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो लेबर टर्नओवर रेट को कैलकुलेट करने से रिलेटेड, और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें लेबर टर्नओवर की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक विच इज लेबर टर्नओवर। सेकंड टॉपिक मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड जिसका नाम है टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में टोटल वेजेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। कितने घंटे काम किया मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे की रेट। सेकंड मेथड है पीस रेट सिस्टम। सेकंड मेथड का नाम है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेज इक्वल्स टू आउटपुट मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट। आउटपुट जितना बनाया मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट। या इसको कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है टोटल वेजेज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो सेकंड वाला मेथड स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। इसको अप्लाई करना थोड़ा सा इजी है। तो पीस रेट सिस्टम इक्वल्स टू जितना स्टैंडर्ड टाइम है उसको टाइम रेट से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगी, आपको टोटल वेजेज मिल जाएगी। थर्ड मेथड का नाम है हाल्से प्लान। हाल्से प्रीमियम प्लान। हाल्से प्रीमियम प्लान। टोटल वेजेज इक्वल्स टू बेसिक प्लस बोनस। हाल्से प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला क्या है, बेसिक प्लस बोनस। अच्छा, बेसिक कैसे कैलकुलेट होती है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। ये फॉर्मूला है बेसिक को कैलकुलेट करने का। अच्छा, बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, इससे हम बोनस कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया आपका बेसिक, ये हो गया आपका बोनस। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट ये बेसिक है, और बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। फोर्थ और लास्ट मेथड जिसका नाम है रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान में टोटल वेजेज कैलकुलेट करने का वो ही फॉर्मूला है जो हाल्से प्रीमियम प्लान में था, बेसिक प्लस बोनस। बट थोड़ा सा चेंज ये है कि जो बोनस कैलकुलेट करने का तरीका हाल्से में था, रोवन में उससे थोड़ा अलग है। टोटल वेजेज इक्वल्स टू बेसिक। बेसिक कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। ये तो बेसिक का फॉर्मूला जो कि सेम है हाल्से और रोवन में। और बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। ये रोवन प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला। मतलब 4 टोटल मेथड है
वेजेज को कैलकुलेट करने के, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, हाल्से प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान। टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। हाल्से प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। रोवन प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, ये तो बेसिक हो गया। बोनस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। अब इसमें दिक्कत कहाँ कहाँ पर आती है? सबसे पहली दिक्कत स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का क्या मतलब होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि वर्कर ने जो काम किया है, वर्कर ने जो काम किया है उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। एक वर्कर ने जो काम किया है उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक यूनिट बनाने के लिए 10 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए। इट इज स्टैंडर्ड। क्या स्टैंडर्ड बनाया हमने? एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए। इट इज स्टैंडर्ड। अब मान लेते हैं 3 वर्कर है ए बी सी। इन 3 वर्कर ने क्या आउटपुट बनाया? आउटपुट वर्कर ए ने आउटपुट बनाया 300 यूनिट्स, वर्कर बी ने आउटपुट बनाया 450 यूनिट्स और वर्कर सी ने आउटपुट बनाया 600 यूनिट्स। मान लेते हैं ये तीनों वर्कर ए बी सी, इन्होंने ये जो आउटपुट बनाया है, इस आउटपुट को इन्होंने बनाया है 30 आवर्स में। 30 आवर्स, ए ने 30 आवर्स, बी ने 30 आवर्स और सी ने 30 आवर्स। तीनों वर्कर ने 30 आवर्स का टाइम लिया है। इट इज टाइम टेकन। अब जो काम किया है, जो काम वर्कर ने कंप्लीट किया है, उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। मतलब कैसे? वर्कर ए ने 600 यूनिट का प्रोडक्शन किया, वर्कर ए ने 600 यूनिट का प्रोडक्शन किया और हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक यूनिट को कंप्लीट करने में 10 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए। तो 300 यूनिट्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए? 300 और एक यूनिट को कंप्लीट करने में 10 मिनट डिवाइडेड बाय 60 आवर्स में आ जाएंगे, इक्वल्स टू 50 आवर्स। ए का स्टैंडर्ड टाइम क्या हो गया? 50 आवर्स। मतलब ए ने जो काम किया है वो 50 घंटे में पूरा होना चाहिए, जबकि वर्कर ए ने काम कितने घंटे में पूरा कर लिया? 30 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। मतलब वर्कर ए ने 20 आवर्स का टाइम सेव कर लिया। जैसे बी ने आउटपुट कितना बनाया? 450। बी ने 450 यूनिट का प्रोडक्शन किया। एक यूनिट को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम 10 मिनट्स, तो 450 यूनिट्स को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम हो गया 75 आवर्स। 450 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 60, 75 आवर्स। इसका स्टैंडर्ड टाइम हो गया 75 आवर्स। सी ने 600 यूनिट का प्रोडक्शन किया। एक यूनिट को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम 10 मिनट डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 60 आवर्स। सी ने मल्टीप्लाई बाय 100 आवर्स, ये 100 आवर्स हो गया। इट इज 100 आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कि वर्कर ने जो काम किया है उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए। अब इसको अगर मैं फॉर्मूले में लिखूं तो स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलेगा? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना आउटपुट बनाया, मल्टीप्लाई करते हैं एक यूनिट को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन इजी है। टाइम टेकन, टाइम रेट,
यहाँ स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम रेट, हाल से प्लान में टाइम टेकन टाइम रेट, टाइम सेव्ड टाइम रेट, इसमें टाइम टेकन टाइम रेट, इसमें टाइम सेव्ड हो गया स्टैंडर्ड टाइम, टाइम टेकन टाइम रेट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कैलकुलेशन करने को जनरली क्वेश्चन में कहा जाता है और वो है इफेक्टिव रेट पर आवर, इफेक्टिव रेट पर आवर, इफेक्टिव रेट पर आवर, और इसका फॉर्मूला है टोटल वेजेज, टोटल वेजेज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये क्या होती है इफेक्टिव रेट? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 40 घंटे, 40 आवर्स, टाइम टेकन किया है मान लेते हैं 30 आवर्स, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया? टाइम सेव्ड हो गया 10 आवर्स, और जो टाइम रेट है, जो 1 घंटे की रेट है, मान लेते हैं वो है 60 रुपीज पर आवर, ठीक है। तो टोटल वेजेज कैलकुलेट करते हैं। टोटल वेजेज एज पर हाल से, टोटल वेजेज एज पर हाल से, टाइम टेकन 30, टाइम रेट 60, ये हो गया बेसिक, प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। टाइम सेव्ड कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये है 1800 प्लस 150 इक्वल्स टू 1950। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 60 है, ये 60, तो ये हो गया 300। 1800 प्लस 300 इट इज 2100। टोटल वेजेस 2100। वर्कर को टोटल वेजेज मिली 2100, जिसमें बेसिक है और बोनस है। 2100 की वेजेज मिली और वर्कर ने कितने घंटे काम किया? वर्कर ने 30 आवर्स में वर्क कंप्लीट किया। उसको 30 आवर्स काम करने का कितना पैसा मिल रहा है? 2100 मिल रहा है। तो इफेक्टिवली उसको पर आवर कितना मिल रहा है? इफेक्टिव रेट पर आवर, इफेक्टिव रेट पर आवर इक्वल्स टू टोटल वेजेज 2100 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 30 इक्वल्स टू ₹70। वैसे उसकी 1 घंटे की रेट 60 रुपीज है, बट इफेक्टिवली ही इज अर्निंग 70 रुपीज पर आवर, क्योंकि उसको बोनस भी तो मिल रहा है। बोनस मिलने की वजह से वैसे तो 1 घंटे की रेट 60 रुपए, बट इफेक्टिवली वो 70 रुपए कमा रहा है। तो इफेक्टिव रेट पर आवर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेजेज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, करेक्ट। तो ये दूसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और वो है मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। अब हम देखते हैं तीसरा। अच्छा, ये इस चैप्टर में ये जो पहले 2 टॉपिक है, लेबर टर्नओवर और मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो पहले 2 टॉपिक में से बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। लास्ट के जो 2 टॉपिक है वो बहुत कम इम्पोर्टेंट है। तीसरा टॉपिक है आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब वो टाइम जिसका हमने पेमेंट किया बट उस टाइम पर वर्कर ने कुछ भी काम नहीं किया, हम उसको कहते हैं आइडल टाइम। वो टाइम जिसका हमने पेमेंट किया मगर वर्कर खाली बैठा है, मतलब काम नहीं कर रहा है, उस टाइम को आइडल टाइम कहते हैं। आइडल टाइम 2 तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम और एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब है वो आइडल टाइम जिसको हमने पहले से सोच के रखा था और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, होगा ही होगा। जैसे वर्कर को लंच का टाइम दिया, एक काम वर्कर ने कंप्लीट किया, दूसरा काम स्टार्ट करेगा, उन दोनों के बीच में टाइम खराब होता है। ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद वापस से काम स्टार्ट किया, उसके बीच में 2-5 मिनट का टाइम लगा, वो टाइम खराब हुआ। तो ये जो टाइम खराब हो रहे हैं, जिसके बारे में हमें पहले से पता है और जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, होगा ही होगा, हम उसको कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम से जितना भी ज़्यादा आइडल टाइम है, हम उसको कहते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब इसमें आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आता है ट्रीटमेंट। आइडल टाइम का क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, समझना आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी फैक्ट्री में एक वर्कर 1 वीक में 50 घंटे आता है और मैंने उसकी 1 घंटे की रेट फिक्स कर रखी है। 1 घंटे के मैं दूंगा उसको 40 रुपये। तो इसका मतलब 1 वीक की टोटल वेजेज कितनी हुई? 50 घंटे 50 आवर्स और रेट पर आवर
रेट पर आवर, रेट पर आवर हो गई 40 रुपीज। तो मैं उसको टोटल पेमेंट करूंगा 2000 रुपये एक वीक का। ठीक है, अब मुझे भी पता है कि 50 घंटे वो फैक्ट्री में है जरूर, मगर 50 घंटे काम करेगा नहीं, है ना। हमें पता है कि इस 50 घंटे में मान लेते हैं 10 आवर्स नॉर्मल आइडल टाइम के, मतलब 10 घंटे की वर्किंग होगी नहीं, 10 घंटे खराब होंगे ही होंगे। इसका मतलब है हम उसको पेमेंट तो 50 घंटे का कर रहे हैं, मगर हमें पता है कि वो 50 घंटे काम करेगा नहीं। 10 घंटे नॉर्मल आइडल टाइम, तो नॉर्मल आइडल टाइम को अगर मैं हटा दूं, इसका मतलब है वो केवल 40 घंटे ही काम कर पाएगा, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव आवर्स। क्या कहते हैं? इफेक्टिव आवर्स। इसका मतलब ये है कि हम 40 घंटे काम करने के बदले में 2000 रुपये दे रहे हैं। तो 2000 डिवाइडेड बाय 40, उसकी इफेक्टिव रेट हो गई 50 रुपीज। हम 1 घंटे काम करने के 50 रुपये दे रहे हैं। अब मान लो पूरे वीक में उसने 3 जॉब कंप्लीट किए, जॉब एक्स, जॉब वाई और जॉब जेड, 3 जॉब कंप्लीट की। जॉब एक्स पर उसने 20 घंटे काम किया, जॉब वाई पर उसने 10 घंटे काम किया और जॉब जेड पर उसने 6 घंटे काम किया। तो सारे जॉब के आवर्स ऐड कर लें तो इसका मतलब है उसने 36 आवर्स ही काम किया, जबकि इफेक्टिवली उसको काम करना था 40 घंटे। तो 4 घंटे एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया। 40 घंटे काम करना था मगर काम उसने 36 घंटे किया, 36 आवर्स। तो 4 घंटे क्या हो गए? एबनॉर्मल आइडल टाइम। 4 घंटे हो गए एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एबनॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या होगा और जॉब पर कितनी वेजेज चार्ज करेंगे? तो हमने इफेक्टिव रेट क्या निकाली थी? 50 रुपीज। इफेक्टिव रेट का मतलब क्या? टोटल वेजेज में इफेक्टिव आवर्स का डिवाइड कर दो। और इफेक्टिव आवर्स कैसे आते हैं? टोटल आवर्स में से नॉर्मल आइडल टाइम को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेंगे? इफेक्टिव आवर्स। अब क्या करेंगे? हमने इफेक्टिव रेट निकाली 50 रुपीज। जॉब एक्स पर उसने 20 घंटे काम किया, 1 घंटे की इफेक्टिव रेट 50 रुपए, मतलब जॉब एक्स पर 1000 रुपये चार्ज करेंगे, इंटू 50। जॉब वाई पर 500 रुपीज चार्ज करेंगे, इंटू 50। जॉब जेड पर 300 रुपीज चार्ज करेंगे, और एबनॉर्मल आइडल टाइम के 4 आवर्स इंटू 50, 200 रुपीज P&L में ट्रांसफर करेंगे। 1000 जॉब एक्स पर, 500 जॉब वाई पर, 300 जॉब जेड पर और 200 P&L पर। टोटल उसकी सैलरी हमने पे की 2000, और ये पूरी 2000 सैलरी का ट्रीटमेंट हो गया। कहाँ पर कितना चार्ज करना है? एबनॉर्मल आइडल टाइम का जो भी अमाउंट बनता है वो पूरा का पूरा P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। करेक्ट? तो नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम का क्या करते हैं हम? यहाँ पर इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करते हैं। और इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इफेक्टिव रेट पर आवर इक्वल्स टू टोटल वेजेज में आप इफेक्टिव आवर्स का डिवाइड कर दो। इफेक्टिव आवर्स कैसे करते हैं? टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, इससे हमें क्या मिलेंगे? इफेक्टिव आवर्स। टोटल वेजेज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स इक्वल्स टू इफेक्टिव वेजेज रेट पर आवर। ठीक है, इसके बाद में जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है, एबनॉर्मल आइडल टाइम है, उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे? उसका पैसा P&L में ट्रांसफर करोगे। और P&L में कितना ट्रांसफर करोगे? जितना एबनॉर्मल आइडल टाइम है, जितना एबनॉर्मल आइडल टाइम है उसको मल्टीप्लाई करोगे इफेक्टिव रेट पर आवर से। इफेक्टिव रेट पर आवर से जो अमाउंट आएगा वो आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। करेक्ट? आइडल टाइम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में हमारे पास, और वो है ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है और ओवर टाइम की कैलकुलेशन कैसे होती है? एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, एज पर फैक्ट्री एक्ट ओवर टाइम की कैलकुलेशन कैसे होती है? या तो डे बेसिस पे होती है या वीक बेसिस पे होती है। अगर डे बेसिस पे ओवर टाइम कैलकुलेट किया जाए तो मोर देन 9 आवर्स पर डे, मोर देन 9 आवर्स ए डे, एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा जितना भी वर्किंग करेगा एक वर्कर, वो सारा का सारा ओवर टाइम माना जाएगा। जैसे वर्कर ने मंडे को
12 घंटे काम किया, 9 घंटे से ज़्यादा कितना है 3 घंटे ओवर टाइम। मान लो ट्यूसडे को उसने 10 घंटे काम किया, 9 घंटे से ज़्यादा कितना है 1 घंटा ओवर टाइम। मान लो वेडनेसडे को उसने 8 घंटे काम किए, 9 से ऊपर है नहीं, तो 8 पूरे के पूरे नॉर्मल टाइम है, ओवर टाइम कुछ भी नहीं है। मान लो थर्सडे को उसने 11 आवर्स काम किया, तो 9 से ज़्यादा कितने 2 घंटे ओवर टाइम। तो इसमें डे बेसिस में हर रोज 9 घंटे से ज़्यादा जितने भी घंटे काम करेगा हम उसको ओवर टाइम आवर्स कहेंगे। एक होता है कैलकुलेशन वीक बेसिस पे, मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक। एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा जो भी वर्किंग होगी हम उसको ओवर टाइम कहेंगे। उसमें डे हर रोज कितने घंटे काम कर रहा है इससे मतलब नहीं, हर वीक में कितने घंटे काम कर रहा है। जैसे मान लो एक वर्कर ने एक वीक में 55 आवर्स की वर्किंग की, तो 48 से ज़्यादा कितने हो गए 7 आवर्स, 7 आवर्स इज ओवर टाइम। मान लो एक दूसरे वर्कर ने एक वीक में 60 आवर्स की वर्किंग की, 60 घंटे काम किया, तो 48 से ज़्यादा कितने हुए 12 घंटे हो गया ओवर टाइम। तो जब वीक बेसिस पे कैलकुलेशन होती है तो एक वीक में कितने घंटे काम किया उसकी टोटल करो, 48 से जितने ऊपर है वो सारे के सारे ओवर टाइम आवर्स हो जाएंगे। बट जब आप डे बेसिस पे कैलकुलेट करते हो तो वीक में कितने घंटे काम किया मतलब नहीं, रोज का रोज ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। दिन में कितने घंटे काम किया -9, उसके ऊपर जो भी है वो सारे के सारे ओवर टाइम। 9 से ऊपर जितने भी घंटे काम करेगा हम उसको ओवर टाइम मान लेते हैं, ठीक है। तो ओवर टाइम में एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है ओवर टाइम की कैलकुलेशन कैसे होती है, मतलब ओवर टाइम आवर्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ही स्पेसिफिकली कुछ दे रखे हैं ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होगा तो फिर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को काम लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें तो इस तरीके से ओवर टाइम की कैलकुलेशन हो सकती है, या तो डे बेसिस पे या फिर वीक बेसिस पे। अच्छा, ओवर टाइम में जो रेट पर आवर होगी वो डबल रेट होगी। जैसे मान लो नॉर्मल टाइम में 40 रुपीज़ पर आवर है, 40 रुपीज़ पर आवर है, तो ओवर टाइम में ये रेट हो जाएगी 80 रुपीज़ पर आवर। अगर नॉर्मल टाइम में 1 घंटे के 40 रुपये हैं तो ओवर टाइम में 1 घंटे के 80 रुपये हो जाएंगे। ये जो हर घंटे के ज़्यादा दे रहे हैं, ये जो जितना ज़्यादा दे रहे हैं वो होता है प्रीमियम। जैसे हमने ओवर टाइम में 1 घंटे के 80 रुपये दिए, नॉर्मल टाइम में 1 घंटे के कितने 40, तो 40 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो ये जो 40 एक्स्ट्रा है ये प्रीमियम है, हम इसको क्या कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम, करेक्ट। तो ये हमारा चौथा टॉपिक हो गया और वो है ओवर टाइम। तो 4 टॉपिक है, लेबर टर्नओवर और मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइडल टाइम ओवर टाइम में से क्वेश्चन आ भी सकता है और मतलब बहुत कम चांसेज है कि इसमें से क्वेश्चन बनता है, आइडल टाइम और ओवर टाइम, ठीक है। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करते हैं हम, चैप्टर लेते हैं हम लोग ओवरहेड। फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और तीसरा एक्सपेंसेस होता है ओवरहेड। ओवरहेड में 3 तरह के ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये जो चैप्टर दे रखा है ओवरहेड का, ये बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में दे रखा है। अब इस चैप्टर में हमें क्या दे रखा है, ओवरहेड के इस चैप्टर में हमें दे रखा है कि ओवरहेड हम चार्ज करते हैं जॉब पर, प्रोडक्ट पर। तो ओवरहेड कैसे चार्ज करते हैं, मतलब ओवरहेड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी जॉब के ऊपर। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है जिसकी हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की, पर यूनिट कॉस्ट। एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं, प्रोडक्ट का नाम है पी प्रोडक्ट का नाम है, हमें इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट में कितना मटेरियल लगता है, एक यूनिट में कितनी लेबर कॉस्ट लगती है। मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है। कैसे इजी है,
जैसे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं 1 यूनिट बनाने में 5 किलो रॉ मेटेरियल लगता है और रॉ मेटेरियल की रेट 10 रुपीज़ पर केजी है। इसका मतलब है मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट 50 रुपीज़। लेबर की कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। मान लो 1 यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं और 1 घंटे की रेट है 15 रुपये। इसका मतलब 45 रुपीज़ की लेबर लगेगी। मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना या किसी जॉब पर कैलकुलेट करना बहुत बहुत ईजी वर्क है। बट ओवरहेड कितने लगेंगे, ओवरहेड पर यूनिट कितना लगेगा, क्योंकि ओवरहेड जो है वो पर यूनिट नहीं लगता। ओवरहेड में बहुत सारे खर्चे होते हैं, रेंट का खर्चा होता है, मशीन का डेप्रीसिएशन होता है, सुपरवाइजर की सैलरी होती है, पावर की कॉस्ट होती है, बहुत सारे खर्चे लगते हैं। इसको पर यूनिट कैसे निकाला जाए, मतलब जब हम 1 यूनिट बनाते हैं तो उसमें 1 यूनिट बनाने में ओवरहेड कितना लगता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो हमें इस चैप्टर में दे रखी है। ओवरहेड को पर यूनिट कैलकुलेट करना या ओवरहेड को चार्ज करना या फिर ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना, इसके लिए हमें इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड दे रखे हैं। हम उनको कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के मेथड। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के मेथड। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस चैप्टर में टोटल 5 मेथड दे रखे। फर्स्ट मेथड का नाम है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। इसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलती है, जो ओवरहेड है उसमें डिवाइड करो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट का और मल्टीप्लाई करो 100 का। इट इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मेथड का नाम है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा मेथड है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये मेथड कहता है ओवरहेड में डिवाइड करो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरे मेथड का नाम है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। फोर्थ मेथड का नाम है लेबर आर रेट मेथड। लेबर आर रेट मेथड, इसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलती है, ओवरहेड में डिवाइड कीजिए लेबर आवर्स का, ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है मशीन आर रेट। मशीन आर रेट, इसमें ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की रेट का फॉर्मूला है ओवरहेड में डिवाइड कीजिए मशीन आवर्स का, ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। तो जब हम ओवरहेड को कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट या ओवरहेड को हम कैलकुलेट करते हैं किसी जॉब पर, तो उसकी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए 5 मेथड है। परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, लेबर आर रेट और मशीन आर रेट। कैसे काम आते हैं समझना आप। जैसे मान लो हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का पहला मेथड काम ले रहे हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। मान लो ये आता है 20%। कितना आता है 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरहेड मटेरियल कॉस्ट का 20% होगा। ओवरहेड मटेरियल कॉस्ट का 20% होगा। अब जैसे इस प्रोडक्ट पी पर मटेरियल की कॉस्ट कितनी आती है 50 रुपये, तो 50 रुपये का 20% ओवरहेड हो गया 10 रुपये। और 50, 45 और 10, 105 इज कॉस्ट पर यूनिट। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। मान लो ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है ये सपोज आती है 40%, मतलब ओवरहेड लेबर कॉस्ट का 40% है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें लेबर की कॉस्ट कितनी है 45। 45 का 40% कितना होता है 18 रुपये। ओवरहेड 18 रुपीज चार्ज करेंगे। ये दूसरा मेथड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। तीसरा मेथड कहता है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। मान लो प्राइम कॉस्ट का 20% है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है,
मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलती है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 20% है, तो इस प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट क्या है, इस प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट है 95, 50 रुपीज़ का मटेरियल, 45 रुपीज़ की लेबर, दोनों मिलके 95 रुपीज़ का 20% होता है 19। इसका मतलब है 19 रुपीज़ का ओवरहेड चार्ज करेंगे। यहाँ कितना चार्ज करेंगे, 19 रुपीज़ का ओवरहेड। फोर्थ मेथड है जिसका नाम है लेबर आर रेट। लेबर आर रेट मान लो आती है, लेबर आर रेट इक्वल्स टू 6 रुपीज़, मतलब ओवरहेड जो है वो पर लेबर आर 6 रुपये लगेगा। अब प्रोडक्ट में 1 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, और ओवरहेड पर लेबर आर कितना है, 6 रुपीज़, तो 3 × 6 ओवरहेड कितना लगेगा, 18 रुपये का ओवरहेड लगेगा। लास्ट मेथड है मशीन आर रेट। मान लो मशीन आर रेट आती है सपोज 5 रुपये, मतलब ओवरहेड पर मशीन आर 5 रुपये। इस प्रोडक्ट को बनाने में मान लो मशीन के 4 घंटे लगेंगे, तो 4 × 5 ओवरहेड कितना चार्ज होगा, 20 रुपये। देखो सारे मेथड में अलग अलग अमाउंट आ रहा है, बट अलग अलग मेथड में अलग अलग अमाउंट आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमें टोटल 5 मेथड दे रखे कि हम ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करें, ओवरहेड कैसे चार्ज करें, ओवरहेड कैसे एब्जॉर्ब करें, ओवरहेड कैसे अप्लाई करें। तो ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास टोटल 5 मेथड है। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, लेबर आर रेट और मशीन आर रेट। ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है ये डिपार्टमेंट वाइज भी कैलकुलेट होती है। कैसे कैलकुलेट होती है, डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज रेट कैलकुलेट होने का मतलब क्या, एक फैक्ट्री जिसमें प्रोडक्शन करने के अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए मान लो एक फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड। अगर ऐसा है तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कैलकुलेट होगी। डिपार्टमेंट एक्स की ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अलग कैलकुलेट होगी, वाई की ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अलग कैलकुलेट होगी और जेड की ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अलग कैलकुलेट होगी। अच्छा, फैक्ट्री में 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। ये है एक्स जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मान लो इस फैक्ट्री में 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। 2 कौन से डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट, जिनका नाम है ए और बी। ये भी है सर्विस डिपार्टमेंट और ये भी है सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं फैक्ट्री में, एक होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिनका काम होता है प्रोडक्शन करना, और दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट जिनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर ऐसा हमारी फैक्ट्री में सिस्टम है तो हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करनी होती है, मतलब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हर डिपार्टमेंट की सेपरेटली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमारे पास टोटल 5 स्टेप है। वो स्टेप क्या क्या है, 1 बाय 1 एक एक स्टेप को ध्यान से हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे टोटल 5 डिपार्टमेंट है, ए बी सी। ये 3 डिपार्टमेंट तो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और हमारी फैक्ट्री में 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, पर ए बी सी नहीं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है जिनके नाम है ए और बी। ए और बी 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। हमें क्या करना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब ओवरहेड क्या रेट से चार्ज करें, इसके लिए हमें डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना है। 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले हमें पता करना होता है कि हमारी फैक्ट्री के टोटल खर्चे कितने, सारे खर्चे जोड़ लो। फैक्ट्री का रेंट, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट, प्लांट एंड मशीनरी पर रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट, डेप्रीशिएशन, सुपरवाइजर की सैलरी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेज, पावर की कॉस्ट, सारे जो भी फैक्ट्री के खर्चे हैं उनको जोड़ दो। मान लो सारी फैक्ट्री के खर्चे मिलकर होते हैं मान लो 50 लाख रुपीज।
पहला स्टेप कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। अब हमें क्या करना है, ये जो 50 लाख रुपए के ओवरहेड है इनको सारे डिपार्टमेंट के ऊपर बांटना है। कितने डिपार्टमेंट है? 5 डिपार्टमेंट है। तो ये 50 लाख रुपए के ओवरहेड को सारे डिपार्टमेंट पे बांटने। अब बांटेंगे कैसे? इसके लिए 2 स्टेप है। एक स्टेप होता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, और एक स्टेप होता है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड और अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। एलोकेशन क्या होता है, अपॉर्शनमेंट क्या होता है? ये जो 50 लाख रुपए के ओवरहेड है ये कोई एक खर्चा नहीं है, इसमें पूरे खर्चे की एक लिस्ट है। हो सकता है कि उस 50 लाख रुपए की खर्चे की लिस्ट में से कुछ खर्चे ऐसे हो जो केवल और केवल डिपार्टमेंट एक्स से ही रिलेटेड हो, कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो केवल और केवल डिपार्टमेंट वाई से ही रिलेटेड हो, कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो केवल और केवल डिपार्टमेंट जेड से रिलेटेड हो, कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो केवल और केवल डिपार्टमेंट ए से रिलेटेड हो, कुछ खर्चे केवल और केवल बी से रिलेटेड हो। जो खर्चे की आपकी लिस्ट है उसमें से जो खर्चा केवल और केवल डिपार्टमेंट एक्स का ही खर्चा है वो खर्चा डिपार्टमेंट एक्स पर चार्ज कर दो। मान लो 3 लाख रुपए का खर्चा ऐसा है जो केवल डिपार्टमेंट एक्स से ही रिलेट करता है, उसको डिपार्टमेंट एक्स पर चार्ज कर दो। उसको कहते हैं एलोकेट करना। क्या कहते हैं? एलोकेट करना। मान लो पूरे खर्चे की लिस्ट में से 4 लाख रुपए के खर्चे ऐसे हैं जो वाई से ही रिलेटेड है, उसको वाई पे चार्ज कर दो। 2 लाख का खर्चा ऐसा है जो केवल जेड से रिलेटेड है। 1 लाख रुपए का खर्चा ऐसा है जो ए से, और 1 लाख का खर्चा ऐसा है जो बी से ही रिलेटेड है। तो 3 + 4 + 2 + 1 + 1 11 लाख रुपीस का जो खर्चा है वो एलोकेट हो गया। जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेट करता था हमने वो खर्चा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे चार्ज कर दिया, इसको कहते हैं एलोकेट करना। अब पीछे बच जाते हैं कुछ कॉमन खर्चे, कुछ कॉमन खर्चे जिनको हमें सारे डिपार्टमेंट पर बांटना पड़ेगा, जैसे पूरी फैक्ट्री का रेंट। अब रेंट का खर्चा केवल एक्स या केवल वाई या केवल जेड या केवल ए या केवल बी पर तो नहीं बटेगा, रेंट का खर्चा सारे डिपार्टमेंट पर बटेगा। अब कैसे बांटेंगे, कौन सा खर्चा किस रेशियो में बांटेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा खर्चा किस रेशियो में बांटेंगे। मान लो ये जो पीछे खर्चे बचे हुए थे 39 लाख के, उसको हमने अलग अलग खर्चे को अलग अलग रेशियो में बांट दिया। बांटने का अभी मैं आपको टेबल बताऊंगा कि कौन सा खर्चा किस रेशियो में बांटना है। मान लो हमने बांट दिया 39 लाख में से, 39 लाख का जो पीछे बचा हुआ था खर्चा, उसमें से 10 लाख का एक्सपेंडिचर एक्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 20 लाख का खर्चा वाई पर, 6 लाख का खर्चा जेड पर, 2 लाख का खर्चा ए पर और 1 लाख का खर्चा बी पर चार्ज हो गया। जैसे ही हम तीसरा स्टेप खत्म करेंगे हमें डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर पता चल जाएंगे। डिपार्टमेंट एक्स के खर्चे हो गए टोटल 13 लाख, डिपार्टमेंट वाई के खर्चे हो गए 24 लाख, डिपार्टमेंट जेड के खर्चे हो गए 8 लाख, डिपार्टमेंट ए के एक्सपेंडिचर 3 लाख और डिपार्टमेंट बी के एक्सपेंडिचर 2 लाख, और इन सब के टोटल ओवरहेड हो गए 50 लाख रुपीज। पहला स्टेप है कलेक्शन, दूसरा स्टेप एलोकेशन। ये जो अपॉर्शनमेंट मैंने बताया कि कुछ खर्चे होते हैं जो कॉमन खर्चे होते हैं उनको सारे डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा, अलग अलग खर्चे को अलग अलग रेशियो में बांटना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सा खर्चा किस रेशियो में बांटा जाता है, उसकी एक लिस्ट बताता हूँ आपको। एक्सपेंसेस और उसको किस रेशियो में बांटना है, बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, किस खर्चे को किस रेशियो में आपको बांटना है। पहला एक्सपेंसेस रेंट, रेंट एंड रेट्स, म्युनिसिपल टैक्स। दूसरा एक्सपेंडिचर म्युनिसिपल टैक्स, रेंट, रेट्स, म्युनिसिपल टैक्स। इसको हम फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं? फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटते हैं। सेकंड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस, टैक्स,
रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, इन सारे एक्सपेंडिचर को हम वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में बांटते हैं। पावर की कॉस्ट को हम किलोवाट के रेशियो में बांटते हैं, किलोवाट। बट अगर क्वेश्चन में किलोवाट नहीं दे रखा हो तो HP हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो बनेगा और उस रेशियो में पावर की कॉस्ट को बांटेंगे। मान लो क्वेश्चन में मशीन आवर्स भी नहीं हो तो पावर की कॉस्ट को केवल और केवल HP के रेशियो में बांटोगे। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। मशीन की जो कैपेसिटी होती है वो हॉर्स पावर में आती है, तो हॉर्स पावर के रेशियो में हम पावर की कॉस्ट को बांट देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेंडिचर आता है लाइट का एक्सपेंसेस। लाइट का जो खर्चा है वो लाइट पॉइंट के रेशियो में बटेगा, लाइट पॉइंट। बट अगर क्वेश्चन में लाइट पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो फ्लोर एरिया के रेशियो में लाइट के खर्चे को बांट देंगे। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का जो खर्चा है वो डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बटेगा, डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बटेगा। इनडायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट वेजेज का जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बटेगा, डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बटेगा। फिर कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस, सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, इसको हम नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में बांटेंगे, नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में बांटेंगे। बट अगर नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं दे रखे में तो डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटेंगे। फिर पीएफ का एक्सपेंसेस अगर दे रखा है तो पेरोल एक्सपेंसेस, पेरोल एक्सपेंसेस, इसको हम डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटेंगे। बट अगर डायरेक्ट वेजेज क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद में हीट एंड गैस, हीट एंड गैस, इसको हम रेडिएटर सेक्शन के रेशियो में बांटेंगे, रेडिएटर सेक्शन के रेशियो में बांटेंगे। ये कुछ खर्चे बांटने के लिए मैंने बेस लिखे हैं, तो आप ये लिस्ट थोड़ा सा देख लेना कि कौन सा खर्चा किस रेशियो में हमें बांटना है। तो जो जो खर्चे आपको दे रखे होंगे, कॉमन खर्चे होंगे, उसको आपको सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस खर्चे को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो लिस्ट मैंने आपको बताई है। ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, हो सकता है कि कोई खर्चा इसमें अभी तक नहीं लिया है तो फिर आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि किस खर्चे को हमें किस रेशियो में सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर जैसे तीसरा स्टेप हम एंड करेंगे, हमें सारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड मिल जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी और सर्विस डिपार्टमेंट के भी, ठीक है। अब आता है हमारा चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप, विच इज कॉल्ड रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर दो तरह के डिपार्टमेंट है, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा है सर्विस डिपार्टमेंट। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ए और बी, इनके जो एक्सपेंडिचर है वो अल्टीमेटली जाने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ही है, क्योंकि ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही होता है। सर्विस डिपार्टमेंट क्यों है? सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो अल्टीमेटली सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड कहाँ जाने? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे जाएंगे। और हम इस स्टेप को कहते हैं रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड में हम क्या करेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इसके लिए हमें 4 मेथड दे रखे। वो मेथड क्या क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 एक एक मेथड के बारे में बताता हूँ, है ना, समझना किस तरीके से। जैसे मान लो हमारे
डिपार्टमेंट है एक्स, हमारा डिपार्टमेंट है वाई, हमारा डिपार्टमेंट है जेड, ये तीन तो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और हमारे दो सर्विस डिपार्टमेंट है ए और बी। हमने कलेक्शन किया, एलोकेशन किया और हमने अपॉर्शनमेंट कर दिया। आफ्टर अपॉर्शनमेंट हमें ओवरहेड मिल गए। एक्स डिपार्टमेंट के ओवरहेड 13 लाख, वाई डिपार्टमेंट के ओवरहेड 24 लाख, जेड डिपार्टमेंट के ओवरहेड 8 लाख, ए डिपार्टमेंट के ओवरहेड 3 लाख और बी डिपार्टमेंट के ओवरहेड 2 लाख। ये सारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड हमें पता चल गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी और सर्विस डिपार्टमेंट के भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड है 3 लाख और 2 लाख, इनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर चार्ज करना है। इसको कहते हैं रीअपॉर्शनमेंट करना। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत समझना। जैसे मान लो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट ए है, ये जो पहला सर्विस डिपार्टमेंट है ए, ये 40% सर्विस एक्स डिपार्टमेंट को देता है, 30% सर्विस वाई डिपार्टमेंट को देता है और 30% सर्विस जेड डिपार्टमेंट को देता है। और ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है बी, दूसरा वाला सर्विस डिपार्टमेंट है बी, ये अपनी सर्विसेज का 25% एक्स को, 25% वाई को और 50% जेड को देता है। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम आराम से सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर बांट सकते हैं। कैसे बांटोगे, ये जो 3 लाख है सर्विस डिपार्टमेंट ए का खर्चा, उसका 40% एक्स पर जाएगा, 30% वाई पर और 30% जेड पर, और ए का खर्चा हो जाएगा 0। बी सर्विस डिपार्टमेंट है जिसका खर्चा है 2 लाख रुपए, उसका 25% ए पर, एक्स पर, 25% वाई पर और 50% जेड पर, और इस तरह से बी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई मेथड का कोई यूज नहीं है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर इजीली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मान लो सेकंड सिचुएशन, ए और बी दो सर्विस डिपार्टमेंट है, 40% सर्विस देता है एक्स को, 30% देता है वाई को, 20% सर्विस देता है जेड को और 10% सर्विस देता है बी को। जो बी सर्विस डिपार्टमेंट है वो 25% एक्स को, 25% वाई को और 50% सर्विस देता है जेड को। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तभी भी हम आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई भी मेथड का कोई यूज नहीं है। कैसे, हम सबसे पहले 3 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 40% एक्स, 30% वाई, 20% जेड और 10% बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है 3 लाख, उसका 10% बी पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000। बी के ओवरहेड ऑलरेडी कितने हैं, 2 लाख है। 30,000 का एक्सपेंडिचर कहाँ से आएगा, ए से आएगा, तो 2 लाख प्लस 30,000 कितना हो जाएगा, 2,30,000। 2,30,000 का 25% एक्स पर, 2,30,000 का 25% वाई पर और 2,30,000 का 50% जेड पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए भी 0 हो जाएगा, बी भी 0 हो जाएंगे और ए और बी के जो भी ओवरहेड है वो एक्स वाई जेड पर डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मेथड का कोई यूज नहीं। अब तीसरा तरीका लेते हैं, तीसरा ऑप्शन लेते हैं, ए और बी। ए 40% सर्विस देता है एक्स को, 30% सर्विस देता है वाई को, 20% सर्विस देता है जेड को और 10% सर्विस देता है बी को। बी सर्विस डिपार्टमेंट वो 30% सर्विस देता है एक्स को, 30% सर्विस देता है वाई को, 20% सर्विस देता है जेड को और 20% सर्विस देता है बी को। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, ए बी को सर्विस दे रहा है और बी भी ए को सर्विस दे रहा है, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, जैसे मान लो आपने पहले ए को डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने पहले ए को डिस्ट्रीब्यूट किया, देखो वापस यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखते हैं, एक्स वाई जेड ए और बी। ठीक है, इसके एक्सपेंडिचर है 13 लाख, इसके एक्सपेंडिचर है 24 लाख, इसके एक्सपेंडिचर है 8 लाख, इसके एक्सपेंडिचर है 3 लाख और इसके एक्सपेंडिचर है 2 लाख। राइट,
हमने सबसे पहले तो ए सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका 40%, ये जो 3 लाख रुपए का ओवरहेड है इसका 40% एक्स पर, मतलब 1,20,000 एक्स पर, 30% वाई पर 90,000 वाई पर, और 20% जेड पर 60,000 जेड पर, और 10% बी पर 30,000 बी पर। बी के खर्चे पहले से 2 लाख थे, 30,000 और हो गए तो कितना खर्चा हो गया, ये हो गया टोटल 2,30,000। अब हम बी के खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बी का 30% खर्चा एक्स पर, मतलब 69,000 एक्स पर, 30% वाई पर 69,000 वाई पर, 20% 46,000 जेड पर, और 20% 46,000 ए पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब हमने ए को बांटा तो ए तो 0 हो गया, खर्चा कहाँ चला गया, बी पर। फिर जब हमने बी को बांटा तो बी तो 0 हो गया, मगर वापस से खर्चा कहाँ पे आ गया, ए पे आ गया। ए 0 हो चुका था, बट जब हमने बी को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वापस से एक्सपेंडिचर ए पर एलोकेट हो गया। मतलब पूरा खर्चा अभी तक एक्स वाई जेड पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक ए और बी में खर्चे रहेंगे तब तक पूरा का पूरा खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, ए और बी का पूरा खर्चा एक्स वाई और जेड पर बांटना है, ठीक है। अब ए पर वापस खर्चा आ गया, हमने ए को वापस से डिस्ट्रीब्यूट किया, 46,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया। जब हमने 46,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स पर 40%, 46,000 का 40% 18,400 एक्स पर, 30% 13,800 वाई, 20% 9,200 जेड पर, और 10% 4,600 बी पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बी ऑलरेडी 0 हो चुका था, मगर जब हमने ए को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वापस से खर्चा बी पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने कहा ठीक है, बी को वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बी 4,600 को वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट किया। 4,600 का 30%, 4,600 का 30% 1,380 एक्स पर, 1,380 वाई पर, 920 जेड पर, और 920 ए पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब हमने बी को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वापस से खर्चा कहाँ चला गया, ए पर। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ए को वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 920 का 40%, 920 का 40% होता है 368 एक्स पर, 276 वाई पर, 184 जेड पर, और 92 बी पर। वापस से खर्चा किस पे आ गया, 920, ये तो 0 हो गया, मगर बी पर वापस से एक्सपेंडिचर आ गया 92। हमने कहा बी को वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 92 को वापस डिस्ट्रीब्यूट किया। 92 का 30%, 92 का 30% 28 एक्स पर, 28 वाई पर, 18 जेड पर, और 18 ए पर। वापस से खर्चा किस पे आ गया, ए पर आ गया। तो हमने वापस से ए को डिस्ट्रीब्यूट किया 18 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30 30 20 20, ए को खर्चे को बांटे 40 30 20 10, तो 18 का 40% 7, 18 का 30% 5, 18 का 20% 4, और 3 रुपए किस पे आ गया, बी पर आ गया। वापस से खर्चा बी पर आ गया, तो बी को वापस डिस्ट्रीब्यूट करें। अब 1 रुपए बांट देते हैं, और यहाँ 0 हो गया। अब आप सोचो, सर्विस डिपार्टमेंट ए और बी का एक्सपेंडिचर 0 करने के लिए कितना स्टेप लेने पड़े। ए को बांटा, फिर बी को, ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे करते करते धीरे धीरे जाके क्या हो गए, ए 0 हो गया और बी 0 हो गया, और सारे के सारे खर्चे कहाँ आ गए, सारे के सारे खर्चे आ गए एक्स वाई और जेड पर। ऐसी सिचुएशन में जिसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट भी पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, अगर ऐसा होता है, सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विस देते हैं, तो दिक्कत आती है बांटने में। जब हम रीअपोर्शनमेंट करेंगे तो दिक्कत आएगी। उस सिचुएशन में क्या करें, इस सिचुएशन में हमारे पास 4 मेथड है। एक मेथड जिसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या नाम है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये अभी जो हमने किया,
ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहता है ए बी ए बी ए बी ए बी दोनों को बांटते जाओ बांटते जाओ बांटते जाओ, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ए का एक्सपेंडिचर जीरो हो जाएगा, बी का खर्चा भी जीरो हो जाएगा। जब तक जीरो नहीं होते तब तक आप बांटते जाओ। ये लंबा तरीका है और इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये पहला मेथड था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नाम से भी लग रहा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। आप कंटिन्यूसली रिपीटली आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो जीरो हो जाएंगे। दूसरा मेथड हम पढ़ते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दोनों का आंसर तो सेम आएगा, बट करने का तरीका, बांटने का तरीका अलग है। ये कैसे बांटते हैं समझना, इसमें एक इक्वेशन बनती है। कैसे इक्वेशन बनती है समझना आप लोग। देखिए हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला एक मेथड काम ले रहे हैं और ये खर्चे हैं इनके, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में क्या होती है, इक्वेशन बनती है। इक्वेशन को सॉल्व करके फिर हम करेक्ट ओवरहेड की वैल्यू निकालते हैं और फिर उस करेक्ट ओवरहेड की वैल्यू को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे समझना, देखो दो डिपार्टमेंट है ए और बी, दो सर्विस डिपार्टमेंट ए और बी। ए के ओवरहेड कितने हैं 3 लाख, तो यहां लिखते हैं ए इक्वल्स टू 3 लाख प्लस ये जो बी सर्विस डिपार्टमेंट है बी, ये 20% सर्विसेज किसको देता है, ए को देता है। मतलब बी के खर्चे का 20% ए पर लगेगा, तो बी से 20% खर्चे ए में आएंगे, तो हम यहां लिख देते हैं 0.2 बी। ए के ऑलरेडी खर्चे हैं 3 लाख और बी के 20% खर्चे ए में आएंगे, है ना, तो हमने लिखा 0.2 बी। सेम इसी तरह से बी के खर्चे कितने, बी के एक्सपेंडिचर है 2 लाख, बी के एक्सपेंडिचर है 2 लाख रुपए प्लस ए अपने सर्विसेज का 10% किसको देता है, बी को देता है, तो बी में 10% खर्चे कहां से आएंगे, ए से आएंगे, 0.1 ए। ये इक्वेशन सॉल्व होगी। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ए इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 0.2, 3 लाख प्लस 0.2, फिर ये जो बी लिखा है बी की जगह हम बी की वैल्यू लिख देते हैं, ये बी की वैल्यू है 2 लाख प्लस 0.1 ए इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 0.02 ए में से ये 0.02 माइनस करेंगे तो 0.98 ए इक्वल्स टू 3,40,000, ए इक्वल टू 3,40,000 डिवाइडेड बाय 0.98, 3,46,939, ये ए की वैल्यू आ गई। अब बी, अगर मुझे ए की वैल्यू पता चल गई तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में ए की वैल्यू को पुट करूं तो मुझे बी की वैल्यू भी आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या है, 2 लाख प्लस 0.1 ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली 346,939, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3,4,694 प्लस 2 लाख, तो ये हो जाएगा 2,34,694। ये बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। अब हम ओवरहेड चार्ज करते हैं। 3 सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स वाई, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड। इनके ओवरहेड पहले से कितने हैं, इनके ओवरहेड पहले से है 13 लाख, 24 लाख और 8 लाख। 13 लाख, 24 लाख और 8 लाख, ये पहले से ओवरहेड है। अब हम ए के ओवरहेड को बांटते हैं। ए की हमने इक्वेशन से वैल्यू कितनी निकाली, 346,939, 346,939 हमने वैल्यू निकाली। इसका 40% ए को जाता है। 346,939 का 40% कितना होता है, इसका 40% होता है 138,776, 138,776 होता है। इसका 30%
वाई में जाता है। इसका 30% कितना होता है? इसका 30% होता है 104082, 104082 वाई में जाएगा, और इसका 20% जेड में जाता है। इसका 20% होता है 69388, 69388, ये जाएगा जेड में। अच्छा, ए का 10% खर्चा कहाँ जाता है? बी में जाता है। वो इक्वेशन के थ्रू ऑलरेडी बी में एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब जो आपने ए की इक्वेशन के थ्रू वैल्यू निकाली, उसका 40% आप एक्स पे चार्ज करोगे, 30% वाई पे, 20% जेड पे चार्ज करोगे। 10% जो बी में जाना है वो इक्वेशन के थ्रू बी में ऑलरेडी जा चुका है। अच्छा, अब आते हैं बी। बी का ओवरहेड आपने कितना निकाला? 234,694। इसका 30%, 70408, ये जाएगा एक्स पर। इसका 30% अगेन 70408 वाई पर जाएगा, और उसका 20% 46939 ये जाएगा जेड पे। और बी का 20% खर्चा ए पर जाता है, जो ऑलरेडी इक्वेशन के थ्रू ए में जा चुका है, ठीक है। और ये हमें क्या पता चल गया? एक्स के ओवरहेड, वाई के ओवरहेड और जेड के ओवरहेड। इसमें ए और बी के ओवरहेड ऑलरेडी एक्स वाई जेड पर आ चुके हैं, करेक्ट। ये होता है दूसरा मेथड रीअपोर्शनमेंट करने का, जिसको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड का नाम है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या फिर इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट मेथड सबसे इजी है। ये मेथड क्या कहता है कि देखो ए, ये यहां से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये मेथड ये कहता है कि दिक्कत किस वजह से अराइज हुई। ए बी को सर्विस दे रहा है और बी ए को सर्विस दे रहा है। अगर दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को आपस में सर्विस देते ही नहीं तो दिक्कत आती ही नहीं। ये दिक्कत क्यों आ रही है कि ए ने बी को सर्विस दी और बी ने ए को सर्विस दी, इसलिए दिक्कत आ रही है। तभी वो साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे करते हैं, ए का बी में, बी का ए में, आगे जाते 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 धीरे धीरे खत्म होता है। तो ये कहता है एक काम करो, इसको भूल जाओ। ए जो बी को सर्विस दे रहा है 10% भूल जाओ, बी जो सर्विस दे रहा है ए को 20%, इसको भी भूल जाओ। अब एक काम करो, ए के जो खर्चे हैं वो एक्स वाई जेड में ये जो परसेंटेज है ना, इसका रेशियो बना दो। क्या रेशियो बना? 4-3-2। तो ये जो ए के खर्चे हैं, कितने हैं ए के खर्चे? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के खर्चे को एक्स वाई जेड में 4-3-2 के रेशियो में बांट कर खत्म कर दो। ए जो बी को सर्विस दे रहा है उसको भूल जाओ, इग्नोर इट। सेम इसी तरह से बी के खर्चे एक्स वाई जेड में 3 और 2 के रेशियो में बांट दो। मतलब क्या करना है, ए के खर्चे एक्स वाई और जेड, ए के खर्चे 4-3-2 के, मतलब जो परसेंटेज दे रखे थे उसके हमने रेशियो बना दी 4-3-2, और बी के खर्चे एक्स वाई जेड में 3:3:2 के रेशियो में बांट दो। इस तरह से क्या हो जाएंगे, ए के खर्चे पूरे खत्म हो जाएंगे, एक्स वाई जेड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और बी के खर्चे भी पूरे एक्स वाई जेड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये तीसरा मेथड है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चौथा मेथड एक और है, उसका नाम है स्टेप लेडर मेथड। स्टेप लेडर मेथड। स्टेप लेडर मेथड क्या कहता है? स्टेप लेडर मेथड ये कहता है कि जैसे मान लो हमने अभी क्या किया डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड क्या था? ए बी सी एक्स और वाई, सॉरी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ए और बी, ठीक है। अब ए का खर्चा कैसे था? 40% एक्स पर, 30% वाई पर, 20% जेड पर और 10% बी पर। और बी का खर्चा कैसे था? 30%, 30%, 20% और 20%, ऐसे ही था। ये कहता है स्टेप लेडर मेथड कि आप एक काम करो, पहले ये देखो कि ए बी को कितना सर्विस दे रहा है? 10%, और बी ए को कितना सर्विस दे रहा है? 20%। ज्यादा सर्विस कौन दे रहा है? ज्यादा सर्विस बी दे रहा है।
तो आप पहले बी को बांटो, पहले किसको बांटो, बी को बांटो। बी को कैसे बांटोगे, बी का खर्चा पहले बटेगा एक्स में, वाई में, जेड में और ए में बटेगा। ये जो परसेंटेज दिए हुए है ना, इसके रेशियो बना दो, 3 3 2 2 के रेशियो में बांट दो। बी बढ़ जाएगा, बी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बी के बाद में ए को बांटो। पहले बी को क्यों बांटेगा, क्योंकि बी ने ए को कितनी सर्विस दी, 20% सर्विस दी, और ए ने बी को कितनी सर्विस दी, 10% सर्विस दी। तो एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, मगर ज्यादा सर्विस कौन दे रहा है, बी दे रहा है, ए को 20% सर्विस दे रहा है। तो पहले बी बटेगा। बी जब बांटोगे तो एक्स में, वाई में, जेड में और ए में बटेगा। बी 0 हो चुका है। जो सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो जाता है उसमें वापस खर्चा नहीं बटेगा। मतलब जब आप अब ए को बांटोगे, बी को बांटने के बाद में जब आप ए को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो खर्चा केवल और केवल एक्स, वाई और जेड में ही बटेगा। ये जो परसेंटेज दिए हुए हैं इसके रेशियो बना दो, 4 3 और 2 के रेशियो में बांट दो। मतलब पहले बी को बांटोगे तो एक्स, वाई, जेड और ए सब में बटेगा, मगर जब बाद में आप ए को बांटोगे तो खर्चा केवल एक्स, वाई, जेड में बटेगा, बी में खर्चा नहीं बटेगा। जो सर्विस डिपार्टमेंट एक बार 0 हो जाता है उसमें वापस से खर्चा नहीं बांटा जाएगा। ये कहता है स्टेप लेडर मेथड। तो 4 मेथड है रीडिस्ट्रीब्यूट करने के। तो जैसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे ही हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे जो भी खर्चे थे, जैसे ये जो 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए जो सर्विस डिपार्टमेंट के, ये खर्चे कहाँ आ जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे आ जाएंगे। जो भी मेथड आपको कहा जाए कि आप रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज़ करो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज़ करो, जो भी मेथड कहे उससे आप बांट दो। मान लो हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड दे रखा था उससे किया, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ये 5 लाख रुपए, इसका 3 लाख रुपए का खर्चा, इसका 2 लाख रुपए का खर्चा, ये क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये खर्चे 0 हो गए। इस 5 लाख में से मान लेते हैं 2 लाख रुपए का खर्चा एक्स पर, 1 लाख रुपए का खर्चा वाई पर और 2 लाख रुपए का खर्चा जेड का आ गया। जैसे ही हमने रीअपोर्शनमेंट किया, एक्स और वाई के खर्चे 0 हो गए, ए और बी के खर्चे 0 हो गए। अब पूरा का पूरा खर्चा कहाँ आ गया, एक्स, वाई, जेड पर। एक्स के खर्चे कितने हो गए, 15 लाख, वाई के खर्चे कितने हो गए, 25 लाख और जेड के खर्चे कितने हो गए, 10 लाख। अब हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट वाइज खर्चे पता है कि हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा कितना है। ये कब पता चलेगा, आफ्टर 4th स्टेप। और फिर आता है 5th स्टेप, कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट कर लो। मान लो एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम मशीन आर मेथड को काम में लेते हैं, तो कैसे करोगे, जैसे मान लो डिपार्टमेंट एक्स, इसके ओवरहेड कितने हैं, 15 लाख, और मान लो इसके मशीन आर से 1,50,000, तो इसका ओवरहेड पर मशीन आर 10 रुपये। मान लो डिपार्टमेंट वाई, इसके ओवरहेड है 25 लाख, 25 लाख, और इसके मशीन आर से 5 लाख, तो इसका मशीन आर रेट आ गया 5 रुपये। इसके ओवरहेड है 10 लाख और इसके मशीन आर्स है 1 लाख, तो इसका मशीन आर रेट क्या आ गया, इसका मशीन आर रेट आ गया 10 रुपये। मतलब हमने डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट कर लिया। ये इस चैप्टर में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये पहले टाइप के क्वेश्चन जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिए हुए होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट दिए हुए होते हैं, कुछ ओवरहेड्स दिए हुए होते हैं। सबसे पहला आपका काम क्या है, सबसे पहला आपका काम है जो ओवरहेड बटे हुए हैं वो तो सीधे सीधे लिख दो, जो ओवरहेड बटे हुए नहीं हैं उनको बांट दो सारे डिपार्टमेंट में। मैंने आपको बताया कि कौन सा खर्चा किस रेशियो में बटेगा। आप सारे खर्चे जो जो बटे हुए नहीं है बांट दो। जैसे आप खर्चे बांट दोगे आपको सारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड पता चल जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे पता चल जाएंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे पता चल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज, मतलब रीअपोर्शनमेंट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। और मैंने आपको मेथड बताया 4 मेथड होते हैं। कोई भी मेथड जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उससे बांट दो। अगर मान लो क्वेश्चन में कोई मेथड दिया हुआ ही नहीं है तो सबसे बेस्ट मेथड आप लोगे
रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब बांटते जाओ जब तक सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे जीरो नहीं हो जाए तब तक बांटते जाओ। आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करोगे। जैसे ही आप फोर्थ स्टेप करोगे, सारे के सारे ओवरहेड कहाँ आ जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे आ जाएंगे। और उसके बाद में फिफ्थ स्टेप होता है और वो होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना। जनरली ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए या तो लेबर आवर रेट होती है या फिर मशीन आवर रेट होती है। मशीन आवर रेट कैसे निकालते हैं, ओवरहेड में मशीन आवर्स का डिवाइड कर दो। और लेबर आवर रेट कैसे निकालते हैं, ओवरहेड में लेबर आवर्स का डिवाइड कर दो। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ये पहले टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आ सकता है, देखो हम यहाँ पर ये जो भी ले रहे हैं ना ओवरहेड से, ये जो भी है ना ये ओवरहेड से, ये 50 लाख ये पूरे के पूरे क्या है, ओवरहेड से। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज का खर्चा ओवरहेड नहीं होता। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज यहाँ पर आपको नहीं लेने। बट एक आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज ओवरहेड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको नहीं लेना है, डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट भी नहीं लेना है। मगर सर्विस डिपार्टमेंट में अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट में अगर आपको डायरेक्ट वेजेज दे रखी है, तो उसको तो ओवरहेड में लेना है। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज ओवरहेड, हमें उसको ओवरहेड में लेना है, ये ध्यान रखना है। ये आपके पहले टाइप के क्वेश्चन बन गए, डिपार्टमेंट वाइज रेट निकालना। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, थोड़े इजी हैं। उसमें हमें मशीन आवर रेट निकालनी होती है। आपको एक मशीन की डिटेल दे रखी होती है, एक पर्टिकुलर मशीन की डिटेल दे रखी होती है, उसके ओवरहेड्स निकाल लो, उस मशीन का रेंट, रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट, पावर की कॉस्ट, सब कुछ दे रखा होता है, डिटेल से निकाल लो। और उसके बाद में वो मशीन कितने घंटे चलेगी उसका डिवाइड कर दो, तो आपको उस मशीन का ओवरहेड पर आर पता चल जाएगा। मशीन आर रेट कैसे निकालते हैं, मशीन आर रेट इक्वल्स टू उस मशीन के ओवरहेड डिवाइडेड बाय उस मशीन के आर्स। अच्छा, मशीन आर्स क्या होते हैं, मशीन आर्स का मतलब क्या होता है, टोटल आर्स में से आप माइनस करो रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम, रिपेयर और मेंटेनेंस टाइम को माइनस कर दो। अगर आइडल टाइम दे रखा है तो उसको भी माइनस कर दो, आइडल टाइम दे रखा है तो उसको भी माइनस कर दो। ये आएंगे आपके मशीन आवर्स। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेटअप टाइम, एक होता है रनिंग टाइम। ये सेटअप टाइम और एक होता है रनिंग टाइम। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कि टोटल आवर्स हमारे पास हैं 1000, मान लो मैं ऐसे दे रखा है टोटल आवर्स 1000 है, उसमें 100 घंटे रिपेयर का टाइम है, 100 आवर्स इज रिपेयर टाइम, तो उसको तो हटा दो। मान लो दिया हुआ है कि उसमें 20 घंटे आइडल टाइम है, उसको भी हटा दो, तो पीछे कितने बचे 880 आवर्स। फिर दिया हुआ है कि 880 में 80 आवर्स सेटअप का टाइम है, सेटअप में टाइम लगेगा 80 आवर्स का, और बाकी जो है वो रनिंग टाइम है। रनिंग टाइम मतलब जिस टाइम पे प्रोडक्शन होगा उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रनिंग टाइम। ये हो गए 800 आवर्स। तो जब हम मशीन आवर रेट निकालते हैं तो टोटल ओवरहेड में मशीन आवर्स का डिवाइड करते हैं। तो मशीन आवर्स का मतलब क्या, 880 या केवल 800? ये सेटअप टाइम को क्या मशीन आवर्स में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते, इसके लिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं। इफ सेटअप टाइम इज प्रोडक्टिव, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है, तो मशीन आवर्स कितने होंगे, मशीन आवर्स हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से हो जाएंगे 880। मतलब रनिंग टाइम तो मशीन आवर्स है ही, सेटअप टाइम भी मशीन आवर्स में शामिल होकर टोटल मशीन आवर्स हो जाएंगे 880। मतलब जब आप ओवरहेड पर मशीन आवर निकालोगे तो इसमें 880 का डिवाइड करोगे। बट अगर सेटअप टाइम को प्रोडक्टिव नहीं मानते हैं, इफ सेटअप टाइम इज अनप्रोडक्टिव, अगर सेटअप टाइम को हम अनप्रोडक्टिव माने तो हमारे मशीन आवर्स आएंगे केवल और केवल 800।
सेटअप टाइम को फिर मशीन आवर्स में शामिल नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ नहीं दे रखा हो, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि सेटअप टाइम इज अनप्रोडक्टिव और केवल रनिंग टाइम को ही हम मशीन आवर्स मान सकते हैं। और मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, और मशीन आवर्स का मतलब क्या हो गया? केवल रनिंग टाइम। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं दे रखा हो तो, बट अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि सेटअप टाइम इज प्रोडक्टिव, तो रनिंग टाइम और सेटअप टाइम दोनों को ऐड करोगे, वो जो मशीन आवर्स आएंगे उससे आप मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का क्या ट्रीटमेंट होता है? अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का क्या ट्रीटमेंट होता है? सबसे पहली बात तो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या होते हैं? देखो, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकालते हैं? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकालते हैं? इक्वल्स टू, जनरली जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालते हैं वो है एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट, इससे क्या निकलते हैं? ओवरहेड कितने चार्ज किए, मतलब कितने एब्जॉर्ब किए। एक्चुअल ओवरहेड अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज्यादा है, या इसको मैं उल्टा लिखूं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अगर एक्चुअल ओवरहेड से कम है, अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से कम है, तो हम इसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, हमने जो ओवरहेड एब्जॉर्ब किए हैं वो एक्चुअल ओवरहेड से अगर कम है तो हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमारी मशीन आवर रेट है 40 रुपये, 40 रुपीज पर आवर। एक्चुअल आवर्स इक्वल्स टू 5000। एक्चुअल आवर्स कितने हो गए? 5000। ठीक है, तो हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हुए? ओवरहेड एब्जॉर्ब का मतलब है हमने इतने ओवरहेड चार्ज किए। 5000 घंटे, एक घंटे में हमने ओवरहेड कितना चार्ज किया? 40 रुपये, तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हो गया 2 लाख। जबकि हमारे एक्चुअल ओवरहेड जो है, एक्चुअल ओवरहेड वो है 2,50,000। एक्चुअल ओवरहेड 250 है, एब्जॉर्ब्ड हुए 2 लाख, इसका मतलब ये हो गए ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड। ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड विच इज 50,000। 50,000 रुपये ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है। ये जो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का क्या ट्रीटमेंट होता है? इसके लिए हम अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। जो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से थे, चार्ज टू P&L, उसको हम P&L में चार्ज कर देते हैं। मान लो लिखा हुआ है कि जो 50,000 रुपये अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है उसमें से 40% डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से, तो 50,000 का 40% 20,000 P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। पीछे कितना बचा? बैलेंस अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बच गए 30,000। ये जो 30,000 है ये आउटपुट पे चार्ज हो जाएगा, मतलब जो हमने आउटपुट बनाया, जितना हमने प्रोडक्शन किया, ये उस पे चार्ज हो जाएगा। और इससे निकलती है सप्लीमेंट्री रेट। क्या निकलती है? सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट। सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट 30,000 रुपये का ओवरहेड और चार्ज करना है, और मान लो हमारा प्रोडक्शन हुआ 10,000 यूनिट का। कितना प्रोडक्शन हुआ? 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। इसका मतलब है 3 रुपये पर यूनिट हम और चार्ज करेंगे। जितना आउटपुट बना उस पर 3 रुपये पर यूनिट हम और चार्ज करेंगे।
अब ये चार्ज करेंगे 3 रुपये पर यूनिट। मान लो हमने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, उस 10,000 में से 8,000 यूनिट हमने बेच दी और 2,000 यूनिट स्टॉक में पड़ी है। तो चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने 8,000 यूनिट बेच दी, पर यूनिट 3 रुपये, मतलब 24,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज कर देंगे। और चार्ज टू क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक पे, पर यूनिट 3 रुपये, 6,000 हम क्लोजिंग स्टॉक पे चार्ज करेंगे। इसका मतलब है 6,000 क्लोजिंग स्टॉक पे, 24,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, दोनों मिलकर 30,000 हमने चार्ज किए, 30,000 ये और 20,000 P&L में चार्ज किए, 50,000 का ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा, ये जो सप्लीमेंट्री रेट निकलती है कैसे निकलती है? जो आपके बैलेंस अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, मतलब जितना P&L में चला गया बाकी का जो बचा उसमें डिवाइड करोगे प्रोडक्शन की यूनिट का। ये प्रोडक्शन की यूनिट कैसे आती है? प्रोडक्शन की यूनिट कैसे आती है? प्रोडक्शन की यूनिट कैसे आती है? फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन और WIP का प्रोडक्शन। WIP का प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन तो डायरेक्टली दिया होता है कि हमने 50,000 यूनिट बनाई, 40,000 यूनिट बनाई, सीधी सीधी। WIP का प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? WIP की यूनिट्स कितनी है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है। मान लो दे रखा है कि WIP की यूनिट्स है वो है 10,000 और वो 50% कंप्लीट हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 50% कंप्लीट है तो इक्वल टू 5,000 यूनिट। अच्छा, फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन जैसे दे रखा है 25,000 यूनिट मान लो, और WIP की यूनिट दे रखी है 10,000 मगर वो 50% कंप्लीट है तो 5,000 यूनिट के बराबर हो गया। तो प्रोडक्शन कितना हो गया? 30,000। अब इस 30,000 में से मान लो लिखा हुआ है कि ये जो 25,000 फिनिश गुड्स बनी उसमें से हमने 22,000 बेच दी, तो यूनिट सोल्ड कितनी हो गई? यूनिट सोल्ड हो गई 22,000। तो फिनिश गुड्स बनी 25,000, 22,000 बेच दी, तो फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया 3,000 यूनिट का। और ये जो 5,000 यूनिट WIP है ये तो स्टॉक में है ही, WIP स्टॉक ये हो गई 5,000 यूनिट। तो स्टॉक दो तरह के हो सकते हैं, WIP का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। और तो ये जो बैलेंस जो हम चार्ज करते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, इस एग्जांपल में अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है? प्रोडक्शन की यूनिट है 30,000। तो यहाँ पर जब हम सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे तो यहाँ पर डिवाइड किसका करेंगे? 30,000 का डिवाइड करेंगे। 30,000 अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 30,000 यूनिट पे चार्ज करेंगे, मतलब 1 रुपये पर यूनिट चार्ज करेंगे। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना चार्ज करेंगे? कितनी यूनिट हमने बेच दी? हमने 22,000 यूनिट बेच दी, तो 22,000 यूनिट बेची है तो हम यहाँ लिखेंगे 22,000 इंटू 1 रुपये, 22,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज करेंगे। फिर हम चार्ज करेंगे चार्ज टू फिनिश गुड्स स्टॉक। दो तरह के स्टॉक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक और एक WIP का स्टॉक। फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है? 3,000 यूनिट इंटू 1, 3,000 रुपये फिनिश गुड्स के स्टॉक पे चार्ज करेंगे। और चार्ज टू WIP स्टॉक, WIP का स्टॉक है 5,000 यूनिट। वैसे तो WIP का स्टॉक 10,000 है बट वो 50% कंप्लीट है, सो इट इज इक्वल टू 5,000 यूनिट। तो 5,000 इंटू 1, 5,000 रुपये हम WIP स्टॉक पे चार्ज करेंगे। तो 22,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, 3,000 फिनिश गुड्स स्टॉक पे, WIP स्टॉक पे 5,000, 5 + 3 8 + 22 ये हमारा 30,000 का ट्रीटमेंट हो गया। तो जो भी अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है अगर वो एक्चुअल ओवरहेड से कम है तो हम बाकी उसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से ज़्यादा है तो हम उसको कहते हैं ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अच्छा, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अगर होते हैं तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का ट्रीटमेंट क्या होता है? अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के ट्रीटमेंट को हम ये देखते हैं कि कितना डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से था, उसको P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, और बाकी का जो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है वो हम आउटपुट पर चार्ज कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में एक पॉइंट और आता है बहुत बार। क्या पॉइंट आ सकता है? जैसे मान लो हमें एक्चुअल ओवरहेड दिए हुए हैं क्वेश्चन में, एक्चुअल ओवरहेड दे रखे हैं 5 लाख, फिर इसमें बहुत सारे ऐसे खर्चे जुड़े हुए होते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि ये जो 5 लाख रुपए एक्चुअल ओवरहेड है इसमें लेबर को अवार्ड दिया वो उसमें शामिल है। लेबर को अवार्ड देना ओवरहेड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? उसको एक्चुअल ओवरहेड में से हटा देंगे, माइनस कर देंगे। मान लो जैसे दिया हुआ है कि जो एक्चुअल ओवरहेड है उसमें पिछले साल का ओवरहेड शामिल है,
तो पिछले साल का जो ओवरहेड उसमें शामिल है उसको भी एक्चुअल ओवरहेड में से आपको माइनस कर देना है। मान लो उसमें लिखा हुआ है कि कोई ऑब्सोल्यूट स्टोर है, वो भी एक्चुअल ओवरहेड में शामिल है, उसको भी आप क्या करोगे, एक्चुअल ओवरहेड में से हटा दोगे और करेक्ट एक्चुअल ओवरहेड आप कैलकुलेट करोगे। एक्चुअल ओवरहेड जितना एब्जॉर्ब्ड से ज़्यादा है वो आपका अंडर एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर अंडर एब्जॉर्ब का आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि ये जो मशीन आर रेट है जो मैंने यहाँ लिखी है, बहुत बार क्वेश्चन में ये दी हुई नहीं होती। तो देखो ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे निकालते हैं, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय मशीन आर रेट। अगर ये मशीन आर रेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, या तो मशीन आर रेट होगी या लेबर आर रेट होगी। अगर वो रेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो आपको दो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा, एक आपको दे रखा होगा बजटेड ओवरहेड और एक आपको दे रखे होंगे बजटेड आवर्स। तो आप रेट निकाल लो। मान लो बजटेड ओवरहेड दे रखे हैं सपोज 10 लाख और बजटेड आवर्स दे रखे हैं मान लो 20,000, तो आप रेट निकाल सकते हो। 10 लाख बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स 20,000, तो रेट हो गई 50 रुपीज़ पर आवर। तो हो सकता है क्वेश्चन में ओवरहेड रेट पर आवर नहीं दे रखी हो, वो भी निकालनी पड़ सकती है। एक्चुअल ओवरहेड में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। तो ओवरहेड पहले तो आपको रेट निकालनी है, एक्चुअल ओवरहेड सही पता करने हैं, फिर आपको अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालना है और फिर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का आपको ट्रीटमेंट करना है। करेक्ट। चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है ओवरहेड का चैप्टर। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिपार्टमेंट वाइज, फिर दूसरा आता है मशीन आर रेट पता करना, और तीसरा आता है ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, जिसमें ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जनरली नहीं आता। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का आता है। ठीक है, चलिए एक और चैप्टर हमारा है और वो चैप्टर है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है, मैं आपको डायरेक्टली एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं कि क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। यूनिट्स, प्रोडक्ट ए की यूनिट्स है 1000, बी की यूनिट है 500, सी की यूनिट है 300, टोटल 1800। मशीन आर्ट्स, मशीन आर्ट्स ए में 2000, बी में 2000 और सी में 1000, टोटल मशीन आर्ट्स 5000। ठीक है। नंबर ऑफ सेटअप 20, 10, 20, 50। नंबर ऑफ ऑर्डर, परचेज ऑर्डर 10, 12, 18, टोटल 40। नंबर ऑफ inspection 5, 10, 5, 20। किलोवाट 1000, 1500, 1500, 4000। ठीक है। अब आपको यहां दे रखे हैं ओवरहेड दे रखे हैं सेटअप रिलेटेड ओवरहेड, ऑर्डर प्रोसेसिंग रिलेटेड ओवरहेड, इंस्पेक्शन क्वालिटी इंस्पेक्शन रिलेटेड ओवरहेड, क्वालिटी इंस्पेक्शन रिलेटेड ओवरहेड, पावर कॉस्ट
पावर कॉस्ट। ओवरहेड सेटअप रिलेटेड ओवरहेड दे रखे हैं 2 लाख। क्वालिटी ऑर्डर प्रोसेसिंग रिलेटेड ओवरहेड दे रखे हैं 1 लाख। क्वालिटी इंस्पेक्शन रिलेटेड ओवरहेड दे रखे हैं 50,000 और पावर कॉस्ट दे रखी है 1 लाख। टोटल एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 4,50,000। ठीक है, ये जो ओवरहेड है 4.5 लाख के, ये तीनों प्रोडक्ट पर चार्ज करने, ए पर, बी पर, सी पर। अब कैसे चार्ज करें, इसके 2 तरीके। एक तरीका तो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, या फिर इसको कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड। क्या होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में और क्या करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैसे करते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है सबसे अच्छा तरीका क्या है, मशीन आवर्स या लेबर आवर्स, दोनों अच्छे तरीके, या तो मशीन आवर्स या लेबर आवर्स। या हमें क्वेश्चन में मशीन आवर्स दिए हुए, ठीक है। ये कहता है टोटल ओवरहेड्स कितने हैं, 4.5 लाख। आप मशीन आवर रेट निकालो, मशीन आवर रेट मतलब ओवरहेड पर मशीन आवर। टोटल ओवरहेड्स कितने हैं, 4.5 लाख के। और टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, टोटल मशीन आवर्स है 5,000। 5,000 मशीन आवर से इसका डिवाइड करो तो ओवरहेड पर मशीन आवर कितना आ गया, 90 रुपये। ओवरहेड पर मशीन आवर कितना आ गया, 90 रुपीज। अब हमें ओवरहेड चार्ज करने हैं, ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्ट। अब हम ओवरहेड प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे। कैसे चार्ज करेंगे, 3 प्रोडक्ट है ए बी सी। ओवरहेड चार्ज करेंगे जितने मशीन आवर्स है मल्टीप्लाई बाय हमने 1 घंटे की रेट निकाली है 90 रुपये। प्रोडक्ट ए पर मशीन आवर्स कितने हैं, 2000। 2000 इंटू 90, 1,80,000 का ओवरहेड ए पर चार्ज करेंगे। प्रोडक्ट बी में मशीन आवर्स कितने हैं, 2000। 2000 इंटू 90, 1,80,000 का ओवरहेड बी पर चार्ज करेंगे। और 1000 इंटू 90, 90,000 का ओवरहेड सी पर चार्ज करेंगे। हो गया, ओवरहेड ए पर 180 चार्ज किया, बी पर 180 चार्ज किया और सी पर 90,000 चार्ज किया। और ये तीनों की टोटल करोगे तो 4.5 लाख रुपए हो गए। मतलब इन तीनों की टोटल मिला के 4.5 लाख होती है, 4,50,000 होती है। ये मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, मतलब हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, ओवरहेड चैप्टर। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है हमारे ये ओवरहेड जो है ना, ये 4 अलग अलग एक्टिविटीज के में बटे हुए। हर एक्टिविटी, जैसे यहां पर टोटल ओवरहेड है 4.5 लाख, इसमें 4 ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखे, ये आपको क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करे हुए होंगे। 4 ओवरहेड है, 4 तरीके से ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सेटअप से रिलेटेड ओवरहेड, ऑर्डर प्रोसेसिंग रिलेटेड ओवरहेड, क्वालिटी इंस्पेक्शन रिलेटेड ओवरहेड और पावर कॉस्ट रिलेटेड ओवरहेड। ठीक है, ये जो सेटअप रिलेटेड ओवरहेड है ना, ये नंबर ऑफ सेटअप से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, नंबर ऑफ सेटअप से। ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग रिलेटेड ओवरहेड है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर से रिलेट करता है। मतलब ये जो सेटअप रिलेटेड ओवरहेड है, इसका ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप। हर एक्टिविटी का एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर का मतलब है वो खर्चा किस बेस पर चलता है। जैसे पेट्रोल का खर्चा किलोमीटर के हिसाब से लगता है, तो पेट्रोल के खर्चे का ड्राइवर कौन है, किलोमीटर। मतलब जितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतना पेट्रोल का खर्चा आएगा। गाड़ी ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा किलोमीटर, ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा। कम किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो कम पेट्रोल का खर्चा आएगा। तो पेट्रोल के खर्चे का ड्राइवर कौन है, किलोमीटर, है ना। सेम इसी तरह से ये जो सेटअप से रिलेटेड ओवरहेड है, इसका ड्राइवर कौन है, नंबर ऑफ सेटअप। तो एक काम करते हैं, हर एक्टिविटी के ड्राइवर की रेट निकालती है। एक्टिविटी ड्राइवर रेट, एक्टिविटी ड्राइवर रेट निकालते हैं। मतलब कैसे, पहली एक्टिविटी है सेटअप रिलेटेड, सेटअप, इसका खर्चा कितना है, सेटअप रिलेटेड ओवरहेड पर सेटअप। इसका ड्राइवर कौन है, नंबर ऑफ सेटअप। तो सेटअप रिलेटेड ओवरहेड कितना है, 2 लाख, और नंबर ऑफ सेटअप टोटल कितने हैं, 50। 2 लाख रुपए सेटअप रिलेटेड ओवरहेड और नंबर ऑफ सेटअप है 50। 2 लाख में 50 का डिवाइड करो, 4,000 रुपए का खर्चा आता है सेटअप रिलेटेड ओवरहेड पर सेटअप। दूसरा खर्चा कौन सा है, ऑर्डर प्रोसेसिंग रिलेटेड ओवरहेड पर ऑर्डर।
ऑर्डर प्रोसेसिंग जो रिलेटेड ओवरहेड है इसका ड्राइवर है नंबर ऑफ ऑर्डर। क्वालिटी इंस्पेक्शन रिलेटेड ओवरहेड इसका ड्राइवर है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। और पावर कॉस्ट इसका ड्राइवर है किलोवाट। मतलब ये खर्चा किससे चलता है, मतलब अगर किलोवाट चेंज होंगे तो खर्चा भी चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन चेंज होंगे तो क्वालिटी इंस्पेक्शन का खर्चा भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग रिलेटेड ओवरहेड है कितने, 1 लाख, 1 लाख ओवरहेड है। और नंबर ऑफ ऑर्डर टोटल है कितने, नंबर ऑफ ऑर्डर टोटल है 40। 1 लाख में मैंने 40 का डिवाइड किया, ये आ गया 2500 रुपये। फिर तीसरा खर्चा है मेरा क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्वालिटी इंस्पेक्शन ओवरहेड पर इंस्पेक्शन, पर इंस्पेक्शन। क्वालिटी इंस्पेक्शन ओवरहेड है 50,000 और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने हैं, 20। 50,000 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 2,500, 2,500। फिर लास्ट खर्चा है पावर, पावर पर किलोवाट, पावर कॉस्ट पर किलोवाट। 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ किलोवाट कितने, 4,000। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4,000, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4,000, रेट आ गई 25 रुपये पर किलोवाट, पर किलोवाट। आपने 4 एक्टिविटी सबके ड्राइवर की रेट निकाल दी। अब हम ओवरहेड चार्ज करते हैं ABC पर। कैसे चार्ज करेंगे, सबसे पहला खर्चा सेटअप रिलेटेड ओवरहेड, सेटअप रिलेटेड ओवरहेड। कैसे चार्ज करोगे, सेटअप रिलेटेड ओवरहेड पर सेटअप 4,000 लगते हैं। अब ए में सेटअप कितने हुए, 20, तो 20 इंटू 4,000, 80,000 का खर्चा ए पर चार्ज होगा। बी में नंबर ऑफ सेटअप कितने हुए, 10, 10 इंटू 4,000, 40,000। सी में सेटअप कितने हैं, सी में सेटअप है 20, 20 इंटू 4,000, 80,000। ये हमने सेटअप रिलेटेड ओवरहेड खर्चा चार्ज कर दिया। फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग रिलेटेड ओवरहेड, ऑर्डर प्रोसेसिंग रिलेटेड ओवरहेड, इसकी हमने ड्राइवर की रेट निकाली पर परचेज ऑर्डर 2,500। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, ए में 10, 10 इंटू 2,500, 25,000। बी में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, 12, 12 इंटू 2,500, ये होता है 30,000। और सी में नंबर ऑफ ऑर्डर है 18, 18 इंटू 2,500 इक्वल्स टू 45,000, 45,000। फिर तीसरा खर्चा है हमारा क्वालिटी इंस्पेक्शन ओवरहेड, क्वालिटी इंस्पेक्शन ओवरहेड। ये कैसे करेंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन ओवरहेड पर इंस्पेक्शन 2,500 पर इंस्पेक्शन। तो यहाँ 5 इंस्पेक्शन हुए, 5 इंटू 2,500, 12,500। यहाँ कितने हुए सेकंड में, 10 इंटू 2,500, 25,000। और तीसरे में कितने हुए, तीसरे में 5 इंटू 2,500, 12,500। फिर पावर की कॉस्ट, पावर की कॉस्ट, पावर की कॉस्ट पर किलोवाट 25 रुपये। तो पहले में 1,000 इंटू 25, 25,000। दूसरे में 1,500 इंटू 25, 37,500। और तीसरे में 1,500 इंटू 25, 37,500। ओवरहेड हमने 400 किया है, मगर अलग अलग खर्चे को अलग अलग तरीके से चार्ज किया है। जबकि ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, सब खर्चे को चार्ज करने का एक ही तरीका था, मशीन आवर्स। मशीन आवर रेट निकाली, फिर जिस प्रोडक्ट पे जितने मशीन आवर्स लगे उतना हमने ओवरहेड चार्ज कर दिया। या फिर मशीन आवर्स या फिर लेबर आवर्स, उसमें लेबर आवर रेट निकालो और फिर जिस प्रोडक्ट पर जितने लेबर आवर्स यूज हुए मल्टीप्लाई बाय वो रेट से करोगे तो ओवरहेड चार्ज हो जाएंगे। जबकि इसमें पूरे खर्चे को अलग अलग एक्टिविटीज़ में बांटना होता है। अलग अलग एक्टिविटीज़ में बांटने के बाद में उस एक्टिविटी का ड्राइवर कौन है, उसके ड्राइवर की रेट निकालनी होती है। और फिर जिस प्रोडक्ट में जितने ड्राइवर का यूज़ हो रखा है, यूज़ करने का मतलब है जैसे नंबर ऑफ सेटअप, ये ड्राइवर है किसका, सेटअप रिलेटेड ओवरहेड का। अब ए ने 20 सेटअप का यूज़ किया तो 20 सेटअप का खर्चा लग जाएगा ए पर। बी ने 10 सेटअप का यूज़ किया तो 10 सेटअप का खर्चा बी पर लग जाएगा। सी ने 20 सेटअप का यूज़ किया तो 20 सेटअप का खर्चा, मतलब सेटअप रिलेटेड ओवरहेड है वो 20 सेटअप का सी पर चार्ज हो जाएगा। समझा, मतलब जिस एक्टिविटी का जितना यूज़ प्रोडक्ट ने किया है उतना खर्चा उस प्रोडक्ट पे चार्ज करना। इट इज़ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर। 3 चैप्टर
हमने रिवाइज किए अभी। पहला लेबर का चैप्टर, दूसरा ओवरहेड का, और तीसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर। थोड़ा सा ओवरहेड का जो चैप्टर था वो बड़ा था और उसमें थोड़ी सी स्टूडेंट को दिक्कत भी एज सच आती है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आपको बताया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अभी तक कुछ और चैप्टर बाकी हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे और चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।